श्रद्धेय स्वपन दास गुप्ता जी, अनिर्बान गांगुली जी, हर्षवर्धन जी, द्विवेदी जी, मित्र प्रभात कुमार जी, विजय चौथाईवाला जी, अन्य सभी गुणी सज्जनों, नए भारत की ओर इस पुस्तक का शीर्षक है और हमारे विचारधारा के दो प्रखर बुद्धिजीवी स्वपन बाबू और अनिर्बान जी ने हिंदी में अपने उद्गार प्रकट किए। आज यहीं से अपनी बात शुरू करने की इच्छा है, क्योंकि स्वपन बाबू ने बहुत कुछ प्रोवोक कर दिया। वामपंथी आंदोलन के कई बड़े नेता हुए, वो चिंतक थे, बुद्धिजीवी भी थे, ऐसा दावा भी करते थे, लेकिन सर्वहारा की क्रांति की बात करने वाले इतने बड़े नेताओं के मुंह से मैंने कभी हिंदी में बोलते हुए नहीं सुना था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं 50, 60, 70s की। और आज दो हमारे मित्र जो अंग्रेजी में बहुत प्रोफिशिएंट हैं, स्वपन बाबू द फाइनेस्ट स्पीकर्स इन इंग्लिश इन इंडिया टुडे, आई कैन से दैट, वो हिंदी थोड़े प्रयास लेकिन कितनी सहजता और सरलता से बोलते हैं। यही है हमारे नए भारत की ओर की दिशा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, इस देश में मित्रों एक बहुत बड़ी बात रही है कि एक सोच चली जो 30-40 वर्षों तक इस देश पर हावी रही है, और वो अहंकार वहीं से निकला है। देश वही सोचेगा जो हम कहेंगे, बुद्धिजीवी वही है जिसको हम सर्टिफाई करेंगे, इतिहास वही बनेगा जिसको हम लिखेंगे, और देश के विकास की दशा वही होगी जो हम सर्टिफाई करेंगे। वी आर द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वी आर द एपिटोम ऑफ सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिज्म। और उसमें काफी लोग दिल्ली में भी रहते हैं। एक बार मेरी कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुझसे मेरी प्रेस होती है, मैं सरकार का प्रवक्ता भी हूँ, तो उस दिन कुछ जेएनयू में हुआ था, तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि वामपंथ दुनिया से समाप्त हो गया, हिंदुस्तान में भी हाशिए पर चला गया, लेकिन उनको कुछ तो कंसोलेशन प्राइज मिलना चाहिए ना। तो जेएनयू की चारदीवारी में उनको कंसोलेशन प्राइज है, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि उसी जेएनयू ने एक से एक आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट को भी पैदा किया है। उनकी आवाज़ खामोश क्यों है? अब स्वपन दादा ने घर वापसी की बात कर दी, अवार्ड वापसी की बात कर दी। अब 2015 में एकाएक वो आंदोलन तेज हो गया था, फिर एकाएक बंद हो गया। तो हमने कहा ये क्या हुआ भाई? तो मैं बिहार से आता हूँ, तो मालूम हुआ बिहार में हम लोग हार गए, इंडिया लिबरल हो गया, आंदोलन बंद हो गया। ऐसे होता है क्या? ये जो शेयर हिपोक्रेसी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, वो हमें कहते हैं हम ऑटोक्रेट हैं। दे आर द बिगेस्ट ऑटोक्रेट, आई से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको कोई चैलेंज करना नहीं चाहिए, चैलेंज करेंगे तो। एक बार अभी स्वपन दादा ने अपने मित्र रामचंद्र गुहा की बात की, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, तो उन्होंने, अब उनके वामपंथी लीनिंग्स है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब उन्होंने चुनाव के फेयरनेस पर ही सवाल किया। मैं वहाँ का प्रभारी था 2008 में, हम लोग जीते थे 9 में, तो हमारा उनका हिंदू में कम से कम 5-6 आर्टिकल का आदान प्रदान हुआ था। मैंने कहा डोंट डिमोनाइज द पॉपुलर फ्रेंचाइज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है मित्रों, कि विकास राष्ट्रवाद की परिधि में नहीं हो सकता, विकास ईमानदारी से समावेशी नहीं हो सकता, और जब तक विकास का इंटरनेशनल एस्पेक्ट नहीं बताया जाएगा, जो भी उनके कारण, आज उसको मोदी जी ने बहुत तोड़ा है। आज ये भारत नए मार्ग की ओर कैसे है? नया भारत क्या है? अगर आज आतंकवाद के मुद्दे पर सारे इस्लामिक कंट्री भारत के साथ हैं, तो ये नए भारत की ओर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज
भारत को बुलाते हैं 50 वर्षों के बाद और पाकिस्तान चेतावनी देता है कि हम वॉकआउट करेंगे, तो कहा तुम वॉकआउट करो, हम भारत को बुलाएंगे। तो वह नए भारत की ओर। अगर 2014 के निराशा के भाव से भारत 5 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, फास्टेस्ट, सबसे अधिक एफडीआई, सबसे अधिक पूंजी निवेश, तो ये नए भारत की ओर है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस सरकार का मंत्री हूं, कि अगर हम ताल ठोक के इस मंच से कहते हैं ऐसा एक व्यक्ति को बुलाओ जो कहने की हिम्मत करे कि हमने नरेंद्र मोदी के किसी मंत्री को घूस दिया है फाइल पास कराने के लिए, तो ये नए भारत की ओर। वही सरकार है ना, वही अफसर है ना। स्वपन बाबू, आपको एक बहुत रोचक कहानी बताता हूं। 2014 में हमको प्रधानमंत्री जी ने संचार विभाग भी दिया था। देश की छवि क्या थी ये मैं बताना चाहता हूं। तो जब आप चार्ज लेते हैं, लॉ मिनिस्टर था कम्युनिकेशन, तो आपके मित्र आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, पत्रकार आते हैं आपसे मिलने, कार्यकर्ता आते हैं। तो संचार भवन इसी के पड़ोस में है जहां 2G घोटाला हुआ, तो वही बिल्डिंग है, आपको मालूम है। तो मैं बैठ गया, जब भीड़ खत्म हुई तो मेरा चपरासी आया, जो मंत्री का चपरासी होता है। अब आपको मालूम है चपरासी बहुत पावरफुल होता है, मंत्री का चपरासी हो, जज का चपरासी हो, कलेक्टर साहब का चपरासी हो, क्योंकि मंत्री आते हैं जाते हैं, कलेक्टर आते हैं जाते हैं, जज आते हैं जाते हैं, चपरासी वहीं रहता है। तो उसने कहा कि सर आपकी नई सरकार आई है, लोकप्रिय सरकार है, मोदी जी आए हैं, सर मैं आपकी कुर्सी बदलना चाहता हूँ, नई कुर्सी लाना चाहता हूँ। तो मैंने इग्नोर किया। फिर आधे घंटे में आया, फिर उसने हमको मेरी भोजपुरी भाषा में इम्प्रेस करने की कोशिश की, वो बिहार का निकल गया। तो उसने कहा सरकार रहुआ कहीं तो कुर्सियाँ बदल दी। तो हमने कहा ऐसा तुम क्यों कह रहे हो बार बार? तो हमने चिढ़ हुआ, सर आपकी नई सरकार आई है सर, इस कुर्सी पर बैठने वाले एक मंत्री जेल में हैं और दूसरे जेल में जा सकते हैं, तो एक कुर्सी गड़बड़ है, उसको हम बदलना चाहते हैं। तो हमने कहा तुमने मुझे बता दिया तो मैं इसी कुर्सी पर बैठूंगा और इस कुर्सी की सूरत और सूरत बदलूंगा। This is the perception which was available in the country, ladies and gentlemen, I would like to highlight. उससे 5 साल में यह बदलाव करना, यह है नए भारत की ओर। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बिचौलियों के दरवाजे बंद हैं, ब्रोकर्स के दरवाजे बंद हैं। मुझे याद है कि एक दिन हम लोगों ने कोई डायरेक्टर बनाया, एक जना है कि ऐसे ही बना दिया आप लोगों ने। तो हमने कहा कैसे बनाते हैं? नाम आया, एग्जामिन किया, फिर कहा ऐसे ही बना दिया। हमने कहा कैसे बनाते हैं भाई, और क्या तरीका है? का कमाल है, तरीका है, जरा पिछले लोगों से पूछिए। इस बैंक के डायरेक्टर वहाँ बनते थे, इस विभाग के डायरेक्टर वहाँ बनते थे। हमने कहा चिंता मत करो, मोदी सरकार में सब कुछ हम ही फैसला करेंगे, बात करके प्रधानमंत्री से, और निर्णय यहीं पर होगा। ये काम करने का तरीका। तो मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो देश में बदलाव हुआ है, आज मैं सोच के बदलाव के बारे में आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, एंड हाउ यू कैन चेंज द नैरेटिव। मैं आपको कुछ छोटे मोटे आंकड़े दूंगा। ये किताब अनिर्बान की टीम ने बहुत ही अच्छी लिखी है, उनका अभिनंदन मैं करना चाहता हूं, प्रभात जी का, हर्षवर्धन जी का, द्विवेदी जी का। 1947 15 अगस्त से लेकर 26 मई 2014 तक, हमारी सरकार के आने तक इस देश के गांव में 6.25 करोड़ ग्रामीण टॉयलेट बने थे, और पिछले 5 साल में ग्रामीण भारत में 10 करोड़ रूरल टॉयलेट बने हैं। इसका कोई मतलब है कि नहीं है? अब बताइए। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो प्रधानमंत्री ने एक दिशा निर्देश दिया था, जिसको मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक विचार दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो एक ऐसा भारत बनाऊंगा जहां IT + IT = IT। आज मैं उस दर्शन को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों नया भारत जरूरी है और कैसे हो रहा है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी + IT इंडियाज टैलेंट = IT इंडिया टुमारो।
ये मैं भारत बनाऊंगा। अब मैं मंत्री बना तो कहा तुम ये विभाग देखो, फिर उन्होंने कहा कि इसको परिभाषित भी करो, इसको आगे ले जाओ। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजिटल इंडिया इज बियॉन्ड आईटी। भारत आईटी में एक पावर था और उसके लिए आईटी के प्रोफेशनल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया समावेशी डिजिटल भारत बनाने का लक्ष्य है, जहां डिजिटल डिवाइड को और गरीबों की चिंता करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टेक्नोलॉजी से हमें उसको आगे बढ़ाना है जो समावेशी हो, डेवलपमेंटल हो और इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। आज बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, थोड़ा मैं भारत की डिजिटल परिचय को आपके सामने रखना चाहता हूं। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, 123 करोड़ आधार कार्ड है, लगभग 70 करोड़ इंटरनेट है, और अगर आप मोबाइल इंटरनेट को जोड़ लीजिए तो वो तो असीमित है। इंडिया इज हैविंग द लोएस्ट डेटा प्राइस इन द वर्ल्ड, द लोएस्ट मोबाइल टैरिफ इन द वर्ल्ड। लेकिन डिजिटल इंडिया का वास्तविक स्वरूप क्या है? हमने 34 करोड़ गरीबों के अकाउंट खोले, उनको आधार से जोड़ा, उनको मोबाइल से लिंक किया और सीधा गरीबों की सब्सिडी, गैस की, किरासन की, मनरेगा पेमेंट की उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। अब तक हम लोगों ने 6,10,000 करोड़ रुपए भेजे हैं बैंक अकाउंट में, और कितना बचाया? 1,10,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। याद करिए, राजीव गांधी ने कहा था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है, 85 बीच में गायब हो जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली से गरीब के अकाउंट में 1,000 रुपये जाता है और वो उसके अकाउंट में पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया जो हमने करके दिखाया है। आज इस नए भारत की योजना में थोड़ा मैं चर्चा आधार की करना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेके जो लटियंस के बुद्धिजीवी हैं वो बड़े बड़े सवाल करते हैं। जब स्वपन बाबू अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो आधार दे देंगे अपना, हाँ, लेकिन सेमिनार में आधार का विरोध कर देंगे, तो वो थोड़ी अलग बात है। मनमोहन सिंह का आधार निराधार था, दैट मीन्स विदाउट एनी लेजिस्लेटिव सपोर्ट। हम लोग की सरकार आई, मोदी जी ने कहा पहले इसको ठीक करो, इसको कानून का रास्ता दो। व्हाट इज आधार? ए डिजिटल आइडेंटिटी टू सप्लीमेंट द फिजिकल आइडेंटिटी। आपकी उंगलियों का निशान और आइरिस केप्ट इन ए सेफ एंड सिक्योर कंडीशन। आपको मालूम है आधार में हम 3 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज करते हैं, बाय सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया, बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स फेडरेटेड। और आज थोड़ा मैं आपको 1 मिनट, आई होप आई एम हैविंग आधार कार्ड, लुक्स लाइक यस इट इज। देखिए ये मेरा आधार कार्ड है। नया भारत क्या है? इसमें मेरी, आपके पास भी ऐसे ही है, इसमें मेरी फोटो है, मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है और मेरे पटना का स्थायी पता है। दैट्स ऑल। इसमें क्या नहीं है? मेरी धर्म, मेरी जाति, मेरा समुदाय, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड, मेरा इनकम रिकॉर्ड, मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंसेस बाय विच आई कैन बी आइडेंटिफाइड। लेकिन सिस्टम में हमारे उंगलियों का निशान है, हमारे आइरिस के निशान है। अब आप सोच, मैं जब भी विदेश जाता हूं तो दुनिया परेशान है और बड़ी हस्तियां और परेशान हैं कि भारत ने टेक्नोलॉजी कहां से डेवलप कर दी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देश को कैसे बदल सकते हैं और जनता को एक्सेस दे सकते हैं। अब हमारे प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में मनरेगा का पेमेंट होता है। अब मालूम हुआ कि गांव में एक भी गरीब मजदूर नहीं है, लेकिन सबसे अधिक मनरेगा के मजदूरों का पेमेंट वही होता था, क्योंकि हमारे मुखिया जी सेटिंग कर लिया, रजिस्टर में नाम आ गया और बाकी आप समझते हैं। आज वो सब खत्म हो गया है। दिस डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल गवर्नेंस, ये है नया भारत जो हमने करके दिखाया है। आज हमने लगभग 1.5 करोड़ बच्चे बच्चियों को 5,000 करोड़ रुपया हम भेजते हैं स्कॉलरशिप। ई वीसा, क्या है ई वीसा? स्टेट अवे
आप डिजिटल वीसा प्राप्त कर सकते हैं। 161 देशों के लोग आजकल इसकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। देखो मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, भारत की डिजिटल परिभाषा, 55% ऑफ द ग्लोबल R&D and outsourcing is centered in India, and 22 crore farmers are enjoying the benefit of soil health card, कि तुम्हारी मिट्टी कैसी है, तुमने कैसा बीज डाला है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, अब देखिए, मैं आपको, मुझे अटल जी की सरकार में रहने का अवसर मिला है, राजनीति में हूँ, संसद में हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है ना कि देश को कहाँ ले जाना है, अब इसमें जहां कोई बात होगी तो बुद्धिजीवी क्या कहेंगे, व्हाट अबाउट प्राइवेसी, उठा देंगे। तो प्राइवेसी बिल्कुल है, और ये इतने सख्त प्राइवेसी के नियम हैं कि देश के कानून आईटी मंत्री के रूप में अगर मैं भी अपनी उंगलियों के निशान किसी को अनऑथराइज दूंगा तो मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमने करके दिखाया। बाकी हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, आप सभी जानते हैं, रिफॉर्म में आज क्या है कि भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। मुझे याद है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक भी देखता हूं, मैं कुछ अपने विभाग की बातों को इसलिए कर रहा हूं कि कैसे बदला नए भारत की ओर, इसके कुछ ठोस उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा, रवि तुम कहते हो इतना मोबाइल है, बनता कितना है देश में? सिर्फ 2 फैक्ट्री थी जब हमारी सरकार, सिर्फ 2। आज 127 फैक्ट्री भारत में है, और कंपोनेंट को जोड़ लिए 268 फैक्ट्री आई है, और भारत चाइना के बाद दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। और जो नोएडा में रहते हैं उनको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 94 फैक्ट्री खाली वहीं आई है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? वही लोग हैं ना, वही अफसर है ना, काम करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। लेकिन जो समावेशी भारत की बात की गई, अब मुझे याद है कि मोदी जी की सोच कैसी है, आपको समझना चाहिए। ये जो पूरा उज्ज्वला योजना है, पहले हुआ कि लीव द सब्सिडी, तो मोदी जी ने अपील किया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। गिव इट अप चला था, याद ना? तो लगभग बड़ी संख्या में लोगों ने छोड़ दिया, संख्या लगभग करोड़ों में चली गई। तब मुझे एक कहानी याद आई, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 65 के पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने कहा था कि भारत के ऊपर अन्न की कमी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं एक समय का भोजन छोड़ते हैं। और देश ने एक समय का भोजन छोड़ा था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उसके बाद दूसरी बार हुआ जब मोदी जी ने देश से अपील की, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें, और करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया। और जो पैसा बचा उसने कहा इसको उज्ज्वला योजना में इन्वॉल्व करो, गरीबों को दो फ्री। ये नई सोच है। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और नए भारत की ओर बढ़ने के लिए ऐसा नेतृत्व तो बहुत जरूरी है जो जगाने वाला हो। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पिछली सरकार के प्रधानमंत्रियों के द्वारा अगर ये अपील की गई होती तो कितने लोग छोड़ते, ये आप समझ सकते हैं। इसके लिए अंदर का नैतिक दायित्व चाहिए। एक मित्रों, मैं अंतिम बात कहूंगा, नए भारत के लिए साहस बहुत जरूरी है। भारत ऐसे बड़े देश को नए भारत के यशस्वी मार्ग पर आगे ले जाने के लिए साहसिक नेतृत्व बहुत जरूरी है, लीडरशिप ऑफ करेज। और नई सोच। और मैं बस 3 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग कैबिनेट में बैठे हुए थे, मोदी जी ने कहा कि हम लोग सफाई करेंगे, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, अब तुम लोग भी झाड़ू लगाओ देश पर। अब कुछ बात समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएंगे, हम लोग भी लगाएंगे, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मोदी जी की सोच बहुत ही मौलिक होती है, कुछ अच्छा ही निकलता है। तो मैं पटना स्टेशन में झाड़ू लगा रहा था, बाकी मंत्री कहीं और थे। और मोदी जी, आपको मालूम है कि वो नवरात्र रखते हैं, साल के दोनों नवरात्र रखते हैं। जो पुराने लोग जानते हैं उनको, दादा भी जानते हैं, स्वपन दादा, कि वो चैत के नवरात्र में खाली फल खाते हैं और दुर्गा पूजा के नवरात्र में सिर्फ गर्म पानी, ठंडा पानी पीते हैं। तो वो प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर के आए थे, तो उन्होंने कहा मैं कुछ खाऊंगा नहीं,
तो उन्होंने ओबामा को भी बताया कि व्हाट इज़ नवरात्रा, एक क्रैश कोर्स उनको भी दिया। तो अब मोदी जी को वाल्मीकि नगर में जाकर सफाई करना, हम लोग पटना में कर रहे थे, टीवी चल रहा था, और एकाएक उसके पहले जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने सिक्योरिटी को कहा, गाड़ी ड्राइवर को कहा गाड़ी मोड़ो, तो कहा सर, कहा गाड़ी मोड़ो मैं कह रहा हूँ, कहा सर नो सिक्योरिटी, कहा गाड़ी मोड़ो। पीएम, तो पीएम को मालूम था कि उस पुलिस थाने में कूड़े का एक अंबार लगा हुआ है। वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने फावड़ा उठाया और कूड़ा उठाने लगे, और ये बात लाइव देश में जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के एसीपी, डीसीपी, पीसीपी, सीपी सब दौड़े और 1 घंटे में कूड़ा साफ हो गया। उसका कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक देश पे पड़ा कि देश के लोग दिल्ली हो या कहीं पर मोहल्ले में निकल पड़े कि हमें सफाई अभियान करना है। ये भारत की एक नई सोच है, ये नए भारत की ओर ले जाने की एक नई प्रेरणा है जो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, नोटबंदी की बहुत बात हुई है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। लगभग 3 लाख कंपनियों का मामला आया, फ्लाई बाय नाइट कंपनियां। कलकत्ता के एक घर में 100 कंपनियां, 100 कंपनियों के 2000 बैंक अकाउंट, उसमें एक भी पैसा नहीं, लेकिन एक हफ्ते में 5-6 हजार करोड़ आ गए और वापस निकल गए। उन्होंने कहा रिमूव ऑल दिस, जस्ट डिलीट देम। आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक नई बातें सामने आई, और उसमें मैं बाकी जो इकोनॉमी में सब हुआ है, बैंक्रप्सी कोड, बाकी सब, वो एक नई सोच का परिचायक है। लेकिन साहसिक नेतृत्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द उरी अटैक एंड द बालाकोट अटैक। देखिए, इसके लिए हिम्मत बहुत जरूरी होती है, और आपने कुछ लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि जब वो हमला हो गया, उनका यही निर्देश था कि रात के अंधेरे में जाना और सुबह में बिना खरोच लिए आना। जब उरी के अटैक के बाद उनको बताया गया तो उन्होंने कहा सारे हमारे सिपाही बिल्कुल आ गए, सुरक्षित, कहा सभी आ गए। तब तक प्रधानमंत्री जगे हुए थे, सुबह का 3-4-5 बजा था। फिर 8 बजे सेना के पदाधिकारी लोग गए कि सर हम मीडिया को बताएं। कहा पहले पाकिस्तान को बताओ, उनको बताओ कि हमने आपके बड़ी संख्या में लोगों को निपटा दिया है, उनके लाश पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उठा लें। 3 घंटे पाकिस्तान के लोग लाइन पर आए ही नहीं, यहाँ से फ़ोन जा रहा था, और बाद में आए, उनको बताया गया। फिर प्रेस में 11 बजे के लगभग आया, आपने सुना होगा, सेना के पदाधिकारी को बोला, और जो उन्होंने बालाकोट में हिम्मत दिखाई। फ्रेंड्स, व्हाई बालाकोट इज इंपॉर्टेंट? इट मार्क्स ए स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन द स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को सेफ माना हुआ था, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। उरी और बालाकोट ये बताती है कि हम पाकिस्तान के लोगों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां से आतंकवाद आएगा तो हम पाकिस्तान में घुसकर उस आतंकवादी केंद्र को ध्वस्त करेंगे। इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो मोदी जी ने करके दिखाया। और अब तो ये बात चर्चा में बहुत आई है, मीडिया में भी आई है, इसलिए मैं कह सकता हूं हम लोग को तो मालूम था कि शायद हमारे एयरफोर्स सिर्फ श्रीनगर से नहीं उड़े, ताकि उसके उड़ने का एक दूसरा इंपैक्ट होता है। दे वेंट फ्रॉम मेनी एयरपोर्ट्स अराउंड इंडिया विथ रिफ्यूलिंग फैसिलिटी टू डक द रडार देयर एंड द रेस्ट इज वेल नोन टू यू। और यहां भी पीएम जगे हुए थे। सुबह जब उनको बताया गया तो पहला सवाल था कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए, सारे प्लेन वापस आ गए। मित्रों, जब इस तरह का साहस हो, इस तरह की सोच हो, इस तरह की संवेदनशीलता हो गरीबों के लिए, और इस तरह की ईमानदारी हो, तो भारत अपने आप नए तरीके से बढ़ता है। और देखो मित्रों, ये नया भारत क्यों जरूरी है? मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा। सिर्फ यहां के लोगों को प्रेरणा देने वाला पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये पूरा जो स्टार्टअप मूवमेंट क्या है, हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था ना। सिर्फ 3.5-4 साल में भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट बन गया। 24 साल के लड़के, 25 साल के लड़के,
और स्टार्टअप मूवमेंट में लगभग 9 कंपनियां यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब एक कंपनी का टर्नओवर $1 बिलियन, मतलब 6000 करोड़। और वो छोटे छोटे बच्चे आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की कंपनी को सर्विस कर रहे हैं। और भारत के बदलने का संकेत क्या है, ये एक उदाहरण देख के अपनी बात मैं खत्म करूंगा। एक एशिया की कंपनी के बहुत बड़े आईटी कंपनी के हेड मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, मोदी जी की अगुवाई में देश कैसे बदला है, इसका मैं एक संकेत आपको देना चाहता हूँ। पहले जब आईआईटी में मैं कैंपस सिलेक्शन के जाया करता था तो सारे टॉपर्स मेरी को दौड़ते थे क्योंकि वी आर गुड पे मास्टर। अब मैं जाता हूँ तो कहते हैं सॉरी, वी वांट टू डू ए स्टार्टअप, वी वांट टू बिकम जॉब गिवर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। ये जो बदलाव हुआ है ये नए भारत का है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने शुरू की है ये प्रक्रिया, और देखो मित्रों, मुझे जरा भी डाउट नहीं है, बाकी तो 23 के बाद बात करेंगे, भारत की जनता बैठी हुई है नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्यों? मैंने उनका काम देखा है, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता देखी है। आज शाम में अनिबान आपके आने के पहले एक गजब घटना मुझे मालूम हुई, थोड़ा मुझे हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ कि पहली बार एक नेता को मालूम हुआ कि देश के गरीबों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट इनकम गारंटी स्कीम देने की जरूरत है। तो मैंने कहा, हम तो मानते थे कि 71 में गरीबी खत्म हो गई थी ना, गरीबी हटाओ एक कार्यक्रम चला था उनके परिवार के द्वारा, वो तो खत्म हो गई थी। तो एकाएक आज कैसे ये स्वयं स्फूर्त प्रेरणा जाग गई कि हमें गरीबों के लिए कुछ करना है। मित्रों, हिंदुस्तान में एक बदलाव आया है, दिखावे से काम नहीं चलता। देश की जनता प्रामाणिक काम देखती है, ईमानदारी देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।